हम सब अपनी चाय कॉफी में चीनी का इस्तेमाल तो करते ही हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि फैक्ट्री में गन्ने से चीनी बनने तक की जो प्रक्रिया है, वो कितनी सटीक और वैज्ञानिक होती है? हाँ, ये सिर्फ गन्ने को पेरने और रस निकालने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। असल में ये एक खजाने को लाखों करोड़ों छोटे-छोटे अदृश्य चोरों से बचाने की कहानी है। और वो चोर हैं बैक्टीरिया। ये सिर्फ सफाई का मामला नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक संगम है। अच्छा। हर कदम का एक ही बड़ा लक्ष्य होता है, सुक्रोज इन्वर्जन को रोकना। सुक्रोज इन्वर्जन, ये थोड़ा तकनीकी शब्द है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में कहें तो ये बैक्टीरिया को चीनी खाने से रोकने की प्रक्रिया है। अगर बैक्टीरिया चीनी को खाना शुरू कर देते हैं, तो वो चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देते हैं। और उससे क्या होता है? वो क्रिस्टलाइज नहीं होती, मतलब चीनी के दाने नहीं बनते। नतीजा, मिल को सीधा सीधा आर्थिक नुकसान होता है। समझ गए। तो आज हमारे पास मिल की स्वच्छता और सफाई से जुड़ा एक प्रोटोकॉल है और हमारा मकसद इसे परत दर परत समझना है। चलिए इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ इस वैज्ञानिक लड़ाई के 8 कदमों को समझते हैं। तो पहला कदम, ये तो एक जासूस के काम जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये पता लगाना कि बैक्टीरिया आखिर छिपकर पनप कहाँ रहे हैं। इस दस्तावेज में कुछ खास जगहों का जिक्र है, जैसे केन कैरियर, चॉपर, मिल जूस गटर और मिक्स्ड जूस टैंक। यही खास जगह क्यों? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव? हाँ, मतलब समस्या होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही उन हॉटस्पॉट्स की पहचान कर ली जाती है जहाँ खतरा सबसे ज्यादा है। अच्छा। और ये जगह इसलिए खास हैं क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया को पनपने के लिए उनका पसंदीदा माहौल मिलता है। मतलब गर्माहट, नमी। बिल्कुल, गर्माहट, नमी और सबसे जरूरी खाना, यानी गन्ने का रस। जहाँ भी रस की रफ्तार धीमी होती है या वो कहीं इकट्ठा होता है, वहीं बैक्टीरिया के लिए कह सकते हैं कि एक पार्टी की जगह बन जाती है। तो ये किसी भी कुशल प्रक्रिया का पहला नियम हुआ, दुश्मन को जानो और उसके ठिकानों को भी। सही कहा। ठीक है, तो हमने दुश्मन के ठिकाने पहचान लिए। अब आता है दूसरा कदम, जो मुझे लगता है पहले से ही जुड़ा है, जूस डिले टाइम पर नियंत्रण। हाँ, समय। इस प्रोटोकॉल में एक गोल्डन रूल का जिक्र है। गन्ने की कटाई से लेकर क्लैरिफिकेशन यानी रस की सफाई तक कम से कम समय लगना चाहिए। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर एक विशाल फैक्ट्री में जहां हजारों टन गन्ना प्रोसेस हो रहा हो, इसे अमल में लाना कितना मुश्किल होता होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन और मिल का ऑपरेशन। हाँ, और मिल्क ऑपरेशन, सब कुछ एक लय में, एक सिंक में चलना चाहिए। बार बार मिल का रुकना, जिसे इंडस्ट्री में स्टॉपेज कहते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? रुकने से क्या होता है? हर बार जब मिल रुकती है तो जूस पूरे सिस्टम में जहां का तहां रुक जाता है और ठहरा हुआ रस बैक्टीरिया के लिए दावत है। अच्छा। फिर अगर जूस की नालियां मतलब गटर चोक हो जाए तो रस ओवरफ्लो होकर जमीन पर फैलता है, जहां बैक्टीरिया और भी तेजी से पनपते हैं। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि पूरी मिल की कार्यकुशलता का पैमाना है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में हर मिनट की देरी की एक ठोस आर्थिक कीमत होती है, जो सीधे तौर पर चीनी की रिकवरी में गिरावट के रूप में दिखती है। मतलब चोर को चोरी का मौका ही मत दो। लेकिन अगर वे फिर भी अंदर घुसाएं तो जाहिर है हमें उनसे लड़ने के लिए सही हथियार भी तो चाहिए होंगे। और यहीं आता है तीसरा कदम, सही बायोसाइड का चुनाव। ये बायोसाइड्स क्या है? बायोसाइड्स खास तौर पर बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाए गए केमिकल्स हैं। इस दस्तावेज में कुछ के नाम दिए हैं, जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बीकेसी यानी बेंजालकोनियम क्लोराइड। ओके। और अगर संक्रमण ज्यादा फैल गया हो तो एक मजबूत एक्शन के लिए ग्लूटाराल्डिहाइड। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है रोटेशन का सिद्धांत। रोटेशन? हाँ, प्रोटोकॉल कहता है कि 2 से 3 बायोसाइड्स को रोटेट करके इस्तेमाल करना सबसे अच्छी रणनीति है। रोटेशन, ये तो काफी हद तक एंटीबायोटिक्स जैसा लग रहा है। क्या यहाँ भी बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का खतरा होता है? क्या शुगर मिल के बैक्टीरिया भी सुपर बग बन सकते हैं? बेहतरीन तुलना है ये, और हाँ, वजह बिल्कुल वही है। अच्छा। अगर एक ही केमिकल का इस्तेमाल लगातार किया जाए तो बैक्टीरिया की कुछ पीढ़ियां उसके खिलाफ मजबूत हो सकती हैं और वो केमिकल धीरे धीरे बेअसर होने लगता है। तो रोटेशन से? रोटेशन उन्हें हमेशा दबाव में रखता है, उन्हें किसी एक हथियार के खिलाफ अनुकूलन का मौका ही नहीं देता। ये एक तरह की दिमागी लड़ाई है जहां आप बैक्टीरिया को हमेशा अंदाजा लगाने पर मजबूर करते हैं कि अगला हमला किस हथियार से होने वाला है।
ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो हमने दुश्मन के ठिकाने जाने, समय पर लगाम लगाई और सही हथियार भी चुन लिए। अब आता है चौथा कदम, बायोसाइड की डोज की गणना करना। अब गणित की बारी। हाँ, यहाँ थोड़ा गणित का इस्तेमाल होता है। डोज को पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। दस्तावेज में इसकी एक आसान परिभाषा है। 1 पीपीएम का मतलब है 1 टन जूस में 1 ग्राम केमिकल। सही है। उदाहरण के लिए, अगर एक मिल 500 टन प्रति घंटा गन्ना पेर रही है, तो 3 पीपीएम डोज के लिए हर घंटे 1.5 किलो केमिकल लगेगा। हाँ, और ये गणना बहुत जरूरी है। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। हर घंटे 1.5 किलो केमिकल, ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। क्या इससे चीनी में कोई केमिकल आने का खतरा नहीं होता? क्या ये ग्राहकों के लिए सुरक्षित है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब 2 हिस्सों में है। बताइए। पहला, ये बायोसाइड्स फूड ग्रेड होते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान खुद ही खत्म या न्यूट्रलाइज हो जाएं। अच्छा, कैसे? जब जूस को गर्म किया जाता है, उसमें चूना मिलाया जाता है, तो इन केमिकल्स का असर वो खत्म हो जाता है। दूसरा, डोज की सटीकता इसीलिए इतनी जरूरी है। ये एक संतुलन का खेल है। डोज कम हुई तो बेअसर होगी, और ज्यादा हुई तो एक तो पैसे की बर्बादी और शायद अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। तो इसीलिए हर देश में फूड सेफ्टी के कड़े नियम होते होंगे? बिल्कुल, जो ये तय करते हैं कि कौन से केमिकल इस्तेमाल हो सकते हैं और कितनी मात्रा में। समझ गई। तो सुरक्षा और सटीकता साथ साथ चलते हैं। अब हमने डोज की गणना कर ली, तो सवाल उठता है कि ये हथियार चलाए कहाँ जाएंगे? मतलब डोजिंग पॉइंट क्या होगा? पांचवा कदम। हाँ, पांचवा कदम। दस्तावेज के मुताबिक ये केमिकल्स कई जगहों पर डाले जाते हैं। केन कैरियर स्प्रे में, चॉपर की डिस्चार्ज लाइन में, पहले मिल के जूस गटर में और मिक्स जूस टैंक में। एक ही केमिकल को इतनी अलग अलग जगहों पर क्यों डाला जाता है? यहाँ औद्योगिक प्रक्रियाओं का एक क्लासिक लगातार डोजिंग एक मजबूत डिफेंस की तरह है, जो दुश्मन को गेट पर ही रोके रखती है। ये स्विस चीज वाला उदाहरण शानदार है। मतलब हर मोर्चे पर सुरक्षा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, जो है छठा कदम, मैकेनिकल क्लीनिंग। हाँ, यानी मशीनी सफाई। प्रोटोकॉल इस पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ केमिकल से काम नहीं चलेगा। रोजाना जूस गटर की धुलाई, डेड पॉकेट्स की सफाई और मिल के फर्श की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ माउथ वॉश से काम नहीं चलेगा, ब्रश भी करना पड़ेगा। आपकी उपमा एकदम सटीक है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी सतह पर गंदगी की मोटी चिपचिपी परत, जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। हाँ स्लाइम लेयर, अगर वो जमी हुई है, तो बैक्टीरिया उसके नीचे सुरक्षित छिप सकते हैं। आप ऊपर से कितना भी केमिकल डालते रहें, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अच्छा। तो पहले उस ढाल को हटाना होगा। बिल्कुल। मैकेनिकल क्लीनिंग उस ढाल को हटा देती है, जिससे केमिकल सीधे बैक्टीरिया पर असर कर पाता है। मुझे एक मिल का किस्सा याद है, जहां उन्होंने मैकेनिकल क्लीनिंग को नजरअंदाज कर दिया था। फिर क्या हुआ? वो दुनिया के सबसे महंगे बायोसाइड इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनके नतीजे खराब थे, क्योंकि बैक्टीरिया गंदगी की एक मोटी परत के नीचे मजे से पार्टी कर रहे थे। हाँ, तो ये उनके लिए एक महंगा सबक था। बहुत महंगा। ये लड़ाई केमिकल और फिजिकल दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाती है। तो ये सब करने के बाद नतीजा कैसे पता चलेगा? हमारी रणनीति काम कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए आता है 7वां कदम, निगरानी और जांच। मॉनिटरिंग। इसके लिए रोजाना कुछ चीजें जांची जाती हैं, जैसे जूस का पीएच और उसकी गंध। लेकिन यहाँ 2 शब्द हैं जिन पर मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी और बात करें, डेक्स्ट्रॉन और पोल लॉस के ट्रेंड्स। ये सुनने में भारी लगते हैं, आम भाषा में इसका मतलब क्या है? ये हमारी जासूसी के सबसे बड़े सुराग हैं। अच्छा। डेक्स्ट्रॉन एक चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ है, जो कुछ खास तरह के बैक्टीरिया बनाते हैं। अगर जूस में डेक्स्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये एक लाल झंडी है। क्यों? ये न सिर्फ चीनी की रिकवरी को मुश्किल बनाता है, बल्कि चीनी की गुणवत्ता भी खराब करता है। और पोल लॉस? पोल लॉस का मतलब है चीनी का वो नुकसान जो हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता, जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते। ये पोलोमीटर नाम के उपकरण से मापा जाता है, इसीलिए इसे पोल लॉस कहते हैं। तो अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे दुश्मन हमारी सुरक्षा में सेंध लगा चुके हैं। ये संकेत एक डॉक्टर द्वारा मरीज के वाइटल साइंस जांचने जैसे हैं। पीएच का गिरना या डेक्स्ट्रॉन का बढ़ना, ये सब खतरे की घंटी हैं। बहुत खूब। तो डेक्स्ट्रॉन मतलब बैक्टीरिया का बनाया हुआ कचरा, और पोल लॉस मतलब हमारी चोरी हुई चीनी। अब ये पूरी तरह साफ हो गया। सही समझा आपने। और आखिरकार 8वां और अंतिम कदम, सैनिटेशन की प्रभावशीलता की जांच।
मतलब पूरी लड़ाई के बाद हम जीत को कैसे मापें? क्या इसका कोई पैमाना है? बिल्कुल है। और यही इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाता है, अंदाजे पर आधारित नहीं। क्या लक्ष्य होता है? स्रोत एक स्पष्ट लक्ष्य देता है, बैक्टीरिया की संख्या में 80 से 95% तक की कमी लाना। ओह वाह! ये सिर्फ सफाई रखो जैसा अस्पष्ट निर्देश नहीं है, बल्कि एक मापने योग्य ठोस लक्ष्य है जिसे हासिल करना है। और अगर ये लक्ष्य हासिल न हो तो ये एक फीडबैक लूप बनाता है। इसका मतलब है कि आपको वापस जाकर अपने पहले 7 कदमों को फिर से जांचना होगा। हो सकता है बायोसाइड की डोज सही न हो, या कोई हॉटस्पॉट छूट गया हो, या फिर मैकेनिकल क्लीनिंग ठीक से ना हुई हो। ये लगातार सुधार को प्रेरित करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस दस्तावेज में एक लाइन है जो सब कुछ समेट देती है। मिल सैनिटेशन सही बायोसाइड के चुनाव, सही डोजिंग, उचित इंजेक्शन पॉइंट, मैकेनिकल सफाई और लगातार निगरानी के जरिए किया जाता है ताकि सुक्रोज इन्वर्जन को कम से कम किया जा सके।